नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबर का एक खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। इस खास कार्यक्रम में आपको जानने को मिलेगा कि 1 मिनट में कैसे खबरों की खबर निकलती है। आज सबसे पहले इस बुलेटिन में खास रिपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप सोचेंगे कि किस तरीके से और किस तरह से यह खबर अब सामने आई है। यह भी जानकारी देना आपको बेहद जरूरी है कि 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की मदद से तीसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पूरे ऑपरेशन की रेकी की जा रही है। कई फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है, तो वहीं अभी भी कई पर्यटक ट्रॉलियों में फंसे हैं। निकाले गए सभी पर्यटकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 40 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में लटके होने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। फंसे हुए लोगों में सेना का एक जवान भी है, जो रस्सी के सहारे एक ट्रॉली में पहुंचा और वहां मौजूद एक व्यक्ति को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में भेजा। उसके बाद अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों का कोहरा हट गया। बताया जा रहा है कि जमीन से लगभग 500 मीटर ऊपर ये ट्रॉलियां हवा में लटक रही हैं। झारखंड के पर्यटन सचिव और देवघर डीसी एसपी के साथ जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तो जिस तरह से झारखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है। बस एक बात है, तो वो सिर्फ ये कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। एमएलसी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बाजी मार दी है। एक बार फिर से बीजेपी ने यह बता दिया है कि किस तरीके से उसे चुनाव जीतना आता है, रणनीति बनानी आती है और विरोधियों को जवाब भी देना आता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के ठीक 1 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे सामने आए। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत चुकी थी, जिसकी वजह से 27 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में 36 में से 33 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि 3 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। इन नतीजों में खास बात ये रही कि माफिया और MLC ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि इसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी अब विधान परिषद की 100 में से 64 सीटों पर काबिज हो गई है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, उसके बाद एमएलसी चुनाव में ये जीत भी दिखाता है कि बीजेपी का अब यहां पर जनाधार भी है। और एमएलसी चुनाव जीतने के बाद जब ज्यादातर एमएलसी बन चुके हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा में भी और अब विधान परिषद में भी बीजेपी बहुत बहुमत में है। आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करेंगे। पंजाब से खबर ये सामने आ रही है कि काफी किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने संयुक्त समाज का जो एक संगठन बनाया गया था, एक मोर्चा बनाया गया था, उसका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद संयुक्त समाज मोर्चा को एक और बड़ा झटका लगा है। 16 किसान संगठनों ने बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाले संयुक्त समाज मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन किसान संगठनों का कहना है कि वो अब राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे। किसान नेता मंजीत सिंह राय की अगुवाई में 16 किसान संगठनों की एक और मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद इन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो अब संयुक्त समाज मोर्चा का हिस्सा नहीं बने रहेंगे। राजनीति से अलग होने के बाद इन किसान संगठनों की अब संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल रहे 22 किसान संगठनों ने राजनीति में आने का फैसला लिया था। बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 22 में से 13 किसान संगठनों ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब इन किसान संगठनों की ओर से राजनीति को अलविदा कह दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी संयुक्त किसान मोर्चा में वापसी होती है या नहीं। अपनी तरफ से इस किसान संगठनों ने वजह तो बताई है, लेकिन इसके पीछे का असल कारण क्या है,
ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, क्योंकि खुलकर सभी बातें सामने नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चला युद्ध अभी तक जारी है। हाँ, इसमें जरूर ये कह सकते हैं कि कभी तेजी आई है तो कभी हमले रूस के कम भी हुए हैं। जोरिस जॉनसन को हमने देखा कि यूक्रेन की धरती पर जाकर वो जायजा ले रहे थे, लेकिन अब चिंता की बात और भी है। कैसे? 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के 47वें दिन तक रूसी सेना कीव को जीतने में नाकाम रही। इसे देखते हुए रूस ने अपनी योजना में बदलाव करते हुए पूर्वी यूक्रेन पर फोकस किया है। सोमवार को रूसी सेना का बड़ा काफिला इज्यूम शहर और नीपर नदी के आसपास देखा गया। यहाँ यूक्रेन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बश्तांका में रूस के क्रूज मिसाइल से भरे ट्रक पर हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में रूसी हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का लंबा काफिला इज्यूम शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों को आशंका है कि रूस नीपर नदी के आसपास बड़े हमले की योजना तैयार कर चुका है। खार्किव शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित इज्यूम शहर में अब तक यूक्रेनी सेना ने रूस को तोस 1A सॉल्सिप्योक जैसी शक्तिशाली तोपों के साथ कड़ी टक्कर दी है। लेकिन अब रूसी सेना के बड़े काफिले के यहाँ पहुँचने के बाद हालात बदल सकते हैं। रूसी सेना एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और रूसी सेना और रूस के राष्ट्रपति हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। कड़ा जवाब देने की तैयारी है, लेकिन यूक्रेन क्या पीछे हटेगा या फिर पलटवार बड़ा होगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक कई तरह के फैसले ऐसे लेते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार दिल्ली की सरकार ने बुजुर्गों की सुध ली है और सीनियर सिटीजन होम बनाने का बड़ा ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने इसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा है। इसके उद्घाटन को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं, हम उन्हें घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल हम रखेंगे, उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे और इस निवास में उनके लिए सारी सुविधाएं एकदम फ्री होंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने खुद सीनियर सिटीजन होम को घूमकर देखा है। दिल्ली में बने इस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास में बुजुर्गों के लिए हर चीज का ख्याल रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी मैं घूम के आया, बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। ये फैसला चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग बेसहारा अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन ये दिल्ली सरकार का निर्णय कैसे बुजुर्गों को फायदा देता है, ये आने वाला वक्त जरूर बता देगा। आगे बढ़ते हैं, भारत अमेरिका की बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच लगातार द्विपक्षीय जो समझौते हैं वो पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं और इस बार मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन, रूस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। 1 मिनट में विस्तार से देखिए और रफ्तार से भी देखिए ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एस जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सभी देशों से रूस के साथ बड़े हथियारों का लेन देन नहीं करने की अपील कर रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी बातचीत हुई थी। वो बातचीत भी पूरे देश ने देखी, अमेरिका ने देखी है, लेकिन मंत्री स्तरीय बैठक भी काफी अहम रही है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब से चंडीगढ़ पहुंची है अखंड भारत यात्रा, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान लड़कियों को सम्मानित किया है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से आगामी 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 420 सालाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए सिख समाज से जुड़ी आजादी की गाथाओं का वर्णन प्रदर्शनी के माध्यम से होना है। साथ ही हरियाणा में सिख समाज का आजादी दिलाने में क्या भूमिका रही, उसका भी वर्णन इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मनाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों के लिए हों और ये कार्यक्रम उनके घर द्वार तक पहुँचे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखंड भारत यात्रा काफी अहम रही है और साथ ही जो मीटिंग की रिपोर्ट आपने देखी है वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं, बात पंचकुला की होगी। पंचकुला में जेजेपी की बहुत अहम बैठक हुई है, जिसमें जेजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। संगठन विस्तार के अलावा भी इस बैठक में कैसे लोगों को जेजेपी से जोड़ा जाए, इस पर भी गहन मंथन हुआ है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी की प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जननायक जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव 1 महीने तक चली है। पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार 13 से 13 पूरे प्रदेश में चली और अब तक लगभग 4.5 लाख जो टारगेट था उससे ज़्यादा मेंबर्स संगठन में बने हैं और कई जिला अध्यक्षों ने। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जेजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारियों की रिव्यू मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में संगठन को कैसे आगे लेकर जाना है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। जेजेपी का सदस्यता अभियान 1 महीने तक चला है, जिसकी समीक्षा बैठक भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों की भी होगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े आपने पिछले दिनों देखा और बढ़ते बढ़ते 100 के पार पेट्रोल एक बार फिर से जाते हुए भी देखा। डीजल के दाम भी अब लोगों की पहुंच से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि काम तो चलना है और चल भी रहा है, लेकिन अब बात आपके रसोई के बजट तक आ गई है, क्योंकि सब्जियों के दामों ने भी सबको हैरान कर दिया और यहां तक कि सब्जी मंडी में मंदी आ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अब सब्जियों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बात सिरसा की करें तो यहाँ सब्जियों के दामों में 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे पहले बात नींबू की करें तो आज के दिन 250 से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नींबू बिक रहा है। तो वहीं तोरी 80 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, कद्दू 40 रुपए किलो, पेठा 20 से 25 रुपए किलो, मटर के भाव भी 80 रुपए प्रति किलो हैं। टमाटर के भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो हैं। महंगाई होने के कारण ग्राहक भी पहले के मुकाबले सब्जियां कम ही खरीद रहे हैं। सब्जियां महंगी होने के कारण न सिर्फ ग्राहक परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सब्जी विक्रेता भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी में ग्राहक पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी महंगी होने के कारण ग्राहक सब्जी कम ही खरीद रहे हैं। महंगाई की मार है, सब लाचार हैं, सब्जी विक्रेता परेशान है, करे तो क्या करे। सरकार ध्यान दे रही है नहीं दे रही किसी को मालूम तक नहीं है, लेकिन उम्मीद फिर भी कायम है कि आने वाले वक्त में फिर से वही अच्छे दिन आ जाएंगे जब सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी एक ऐसी खबर की जिसमें प्रशासन की तारीफ हो रही है। वैसे तो आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है कि प्रशासन की तारीफ किसान करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन जिस तरह से सिरसा में अनाज मंडी में जो व्यवस्था
प्रशासन की ओर से, मंडी प्रशासन की ओर से की गई है, उसकी तारीफ खुद किसान करते नजर आए, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी जिससे संतुष्ट किसान नजर आए। सिरसा की अलग अलग मंडियों में गेहूं की फसल की आवक जारी। किसान मंडी में आकर अपनी फसल को एमएसपी पर बेच रहे हैं। अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और फसल को खरीद एजेंसियों की ओर से खरीदा भी जा चुका है। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसान इस बार मंडी में व्यवस्था को लेकर काफी खुश भी नजर आए। किसानों का कहना था कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर फसल के दाम मिलने से भी खुशी जाहिर की। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। 2015 रेट बिका है जी, टॉप को टॉप कनक तुलन ला रही है, कोई समस्या है कौन में, तो अब आया ले गए, अब घरे जान ला रहे हैं। मंडी में किसानों के लिए प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे, जो सिरसा में देखने को मिल भी रहे हैं। ऐसे में किसानों ने राहत की सांस भी ली है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह के इंतजाम देखने को मिले। अगर हरियाणा की सभी मंडियों में इसी तरह की व्यवस्था हो तो जाहिर तौर पर सरकार की भी परेशानी दूर हो जाए, किसानों की भी हो जाए, क्योंकि हर साल शिकायतें यही मिलती थी कि मंडियों में व्यवस्था उस तरह की नहीं है जितने दावे बड़े बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्मी आ चुकी है और गर्मी के मौसम में आप जानते इतना जरूर है कि बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है, और साथ ही ये भी आप जानते हैं कि कई जगह पर बिजली चोरी की घटनाएं अब भी सामने आती है। लेकिन अब बिजली निगम ने एक तरीका फिर से इजाद कर दिया है, टीमों का गठन कर दिया है। जहां जहां बिजली चोरी होगी वहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैसे? 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। इस बार अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। गर्मी के कारण बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते लोड बढ़ने से बिजली विभाग को अघोषित कट लगाने पड़ रहे हैं और उमस भरी इस गर्मी में अघोषित कट लोगों के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ऐसे में अधीक्षक अभियंता बीके बरनवाल ने इन अघोषित कटों को लेकर जानकारी दी है। इधर आपका जो झज्जर के एनटीपीसी का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 रोज के लिए शॉर्टेज है। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग दावा कर रहा है कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। बिजली के बढ़ते हुए लोड को देखते हुए बिजली विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत बीते दिनों विभाग ने अंबाला में 25 टीमें बनाकर जिले भर में छापेमारी की और कई बिजली चोरों पर लाखों का जुर्माना ठोका है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब टीमों का गठन किया गया है और टीमें अपना काम करना शुरू कर देगी। देखने वाली बात यह है कि बिजली चोरी की घटनाएं क्या पूरी तरह से खत्म हो पाएंगी या यूं ही बिजली चोरी भी चलती रहेगी, क्योंकि खपत ज्यादा बिजली की बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ओवरलोड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और नूह में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहां तक कि एक हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आ गया जब पुलिस की जिप्सी पर एक ट्रक चालक ने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि एक जवान की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे पर खिड़का गांव के नजदीक ओवरलोड डंपर को रुकवाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। डंपर चालक ने डंपर रोकने की बजाय पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने भी हिम्मत नहीं हारी और डंपर के आगे कांटे फेंक दिए, जिससे उसका एक टायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ओवरलोड डंपर जब आगे नहीं बढ़ा तो चालक उसे छोड़कर फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। को जागरूक कर रहे हैं कि पुलिस यातायात के नियमों की पालना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहने, तो उससे सवारी से ज़्यादा ना बैठे। कार वगैरह चार पहिया वाहन अगर जो चला रहे हैं तो वो अपनी दोनों सीट बेल्ट लगा कर चलाएं। रेड लाइट ना क्रॉस करें और लोगों को रेड लाइट पर रोक कर बताया जा रहा है कि भाई मोटरसाइकिल पर अगर हेलमेट पहन के चलेंगे कि आपका ही जीवन सुरक्षित है। ट्रैफिक पुलिस और डंपर चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश में है। साथ ही डंपर को ठीक कराकर इम्पाउंड और चालान किया जाएगा। ओवरलोड की घटनाएं तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रक चालक ने हद ही कर दी जब पुलिस की जिप्सी पर ये धावा बोलने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस इस मामले में गंभीरता से अब जांच भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।